हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के लिए। और सॉलिड स्टेट के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड के लिए। दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर शेप मिल जाता है, एक रेगुलर शेप हमें मिलता है, यानी कि हमें ज्योमेट्रिकल शेप अलग अलग मिल सकते हैं। तो हम यहां पे कहेंगे दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप हमें मिल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप। अब बात करते हैं कि एटम की अरेंजमेंट कैसी रहती है। तो लॉन्ग रेंज तक एक जैसी हमें मिल जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब एक ही जैसी रहती है, इसी कारण अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो हर बार हमें एक ही मिलता है। तो अगर इसे दिखाएं कि इस तरह से हमें एक अरेंजमेंट मिल रही है और लॉन्ग रेंज तक एक जैसी ही रहती है, और इसी कारण इसके अंदर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है। अगर NaCl की बात करें तो NaCl के अंदर एक बार हम मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लें और दोबारा कभी भी अगर मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे तो वो पहले वाला जो है वही मिलेगा, यानी कि कभी भी ये चेंज नहीं होने वाला है। तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल जाता है फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें एक नेचर देखने को मिलता है और वो है एन आइसोट्रोपिक नेचर। एन आइसोट्रोपिक नेचर जो होता है उसे हम कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाती है। तो यहां पे हम कहेंगे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इसका रीजन ये होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे ही हम चेंज करेंगे अरेंजमेंट भी चेंज हो रही है, और इसी कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज हो रही है, और इसी नेचर को हम कहते हैं दैट इज एन आइसोट्रोपिक नेचर, जो हमें मिलता है फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हमें मिल जाता है एन आइसोट्रोपिक नेचर। अगर हम इसे दिखाएं तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। डिफरेंट डायरेक्शन के लिए हमें अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग मिल जाती है। तो यहां पे अगर हम देखें, मैं ये डायरेक्शन ले लेता हूं या मैं ये डायरेक्शन ले लूं, तो यहां पे हम देख सकते हैं यहां पे एटम और ये एटम, और इससे ज्यादा अगर मैं यहां पे डायरेक्शन ले लेता हूं तो यहां पे देख सकते हैं ये वाला एटम, फिर एक डिफरेंट एटम, फिर ये एटम। तो ये अरेंजमेंट जो हमें मिल रही है वो अरेंजमेंट डिफरेंट रहती है डायरेक्शन जैसे चेंज हो जाए, और इसी को हम कहते हैं दैट इज एन आइसोट्रोपिक नेचर। तो ये हमें मिल जाता है। साथ ही में अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी सेम नहीं रहता है। तो डिस्टेंस जो होता है वो इस तरह से हमें मिलता है। तो ये दोनों डिस्टेंस की हम बात करें A एंड B, तो A नॉट इक्वल टू B, यानी डिफरेंट इन डिस्टेंस भी रहता है, यानी कि डिस्टेंस भी सेम नहीं होता है फॉर एन आइसोट्रोपिक नेचर के लिए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हमें डिस्टेंस मांग सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मांग सकता है। तो याद रखना है एन आइसोट्रोपिक नेचर हमें देखने को मिलता है, और ये हमें नॉर्मली देखने को मिलता है Cu, Ag, Au, etc.
अभी हमने बात की है फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। अब बात करते हैं हम एमोर्फस सॉलिड के लिए। तो सेकंड है दैट इज एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसे हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं, तो हम इसे कहेंगे दैट इज सूडो सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं मिलता है, तो नॉट पर्टिकुलर इन शेप, या इसे हम कह सकते हैं दैट इज इरेगुलर शेप। तो हमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप मिलने वाला नहीं है, यहां हर बार एक नया शेप मिलने वाला। और एटम की अरेंजमेंट की बात करें तो शॉर्ट रेंज रहती है, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हमें मिल जाता है अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब शॉर्ट रेंज है तो हर बार थोड़े थोड़े अंतराल पे हमें वो फिर से चेंज मिल जाएगा, और जैसे ही वो चेंज हो जाता है इस तरह से ये चेंज होता रहता है, यानी कि एक जैसा हमें नहीं मिल रहा है। और इसी कारण इसके अंदर वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलता है, यानी कि कोई फिक्स नहीं रहता है, हर बार हमें नया मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मिल सकता है फॉर एमोर्फस सॉलिड के लिए। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का शेप हर बार हमें नया मिल सकता है, इसीलिए वो इरेगुलर शेप है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप हमें नहीं मिलता है, और साथ में ही मेल्टिंग पॉइंट हर बार उसका अलग अलग मिल सकता है। इसी प्रकार रबर ले ले, कोल्टार ले ले, तो उसके लिए भी हमें सेम मिलेगा। और यही सारे एग्जाम्पल है एमोर्फस सॉलिड के लिए। एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से विपरीत होते हैं, तो उसके अंदर जो नेचर रहता है दैट इज आइसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं उसे। और ये सॉलिड जो होते हैं वो जो लिक्विड बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा ठंडे रहते हैं, और जिसे हम कहते हैं दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये हमसे पूछ सकते हैं व्हाट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि सूडो सॉलिड होते हैं या एमोर्फस सॉलिड हम कहते हैं। अब इसके अंदर जो हम नेचर बोलते हैं उसे हम बोलते हैं दैट इज आइसोमॉर्फस नेचर। आइसोमॉर्फस नेचर जो होता है वो विपरीत है क्रिस्टलाइन सॉलिड से, यानी कि यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। तो यहां पे हम कहेंगे दैट इज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, यानी कोई भी डायरेक्शन में चले जाएं फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होने वाली है, और उसका रीजन है सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं अरेंजमेंट भी अभी चेंज नहीं होने वाली, और अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रही, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होगी, और इसी को हम कहते हैं दैट इज आइसोमॉर्फस नेचर। अगर यहां पे दिखाएं तो यहां पे हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। इसके अंदर अगर कहीं पे भी हम दिखाएं, ये डायरेक्शन ले ले, ये डायरेक्शन ले ले हम, या फिर ये डायरेक्शन ले ले, हमें अरेंजमेंट सेम मिलती है, यानी कि सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम। और इसी कारण इसके अंदर हम बात करें तो आइसोमॉर्फस नेचर हमें देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल अगर हमें पूछ ले तो फर्स्ट प्लास्टिक, देन कोल्टर, हम ले सकते हैं रबर और ग्लास। ये सारे एग्जाम्पल हैं। ग्लास की बात करें, रबर या कोल्टार, प्लास्टिक, किसी की भी बात करें तो इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर शेप रहता है, और हर बार इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमें डिफरेंट मिलने वाला है। तो इसे हम कहते हैं दैट इज सूडो सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड।
टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड के लिए। टोटल 4 टाइप के सॉलिड की बात करने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है दैट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड की बात करें तो ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिसके अंदर कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन जो है, इन दोनों के बीच में हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मिल जाता है और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग। तो फर्स्ट हम यहां पे कहेंगे दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मिल जाता है और इसी कारण हमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो एग्जांपल ले ले कोई, जैसे कि NaCl की बात करें तो NaCl के अंदर Na प्लस और Cl माइनस 2 आयंस हमें मिल जाते हैं और इसी कारण इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है वो यही होता है, लेकिन बॉन्डिंग अलग होती है। यहां पे हम सिर्फ मेटल की बात कर रहे हैं तो कोई एक मेटल ले ले, जैसे कि हम यहां पे एक मेटल की बात करें तो इसके अंदर हमें मिल जाता है दैट इज M+ एंड इलेक्ट्रॉन। जो M+ हमें मिल रहा है वही है हमारा कर्नेल और दिस इज कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं इसको हम कह सकते हैं दैट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हैं दैट इज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में ये कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन जो हमें दिखा है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जनरेट हो जाता है और इसी कारण हमें एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड जो है मिल जाता है और इस टाइप के जो भी सॉलिड रहेंगे उसे हम कहेंगे दैट इज मेटालिक सॉलिड। अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहता है, मैग्नीशियम में 2 रहते हैं और एल्यूमिनियम में 3 रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ही कंडक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। तो इसी कारण अगर Na+ की बात करें तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उन दोनों के बीच में इस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। मैग्नीशियम की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसी तरह Mg+2 के लिए। तो उन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है इस तरह से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे ये अट्रैक्शन भी उतना ही बढ़ता जाएगा और कंडक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। अगर एल्यूमिनियम ले ले तो इसी प्रकार उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ज्यादा एल्यूमिनियम +3 के आयन जो है वो अट्रैक्शन में जुड़ जाते हैं और जितने ज्यादा जुड़ेंगे उतनी ही ज्यादा वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहां पे इस तरह से। तो ये हमें मिल सकता है फॉर एल्यूमिनियम। तो यहां पे हम कह सकते हैं मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, यानी कि मोर कंडक्टिविटी। साथ में मोर हार्डनेस भी होगी, यानी हम कह सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा हार्ड है, क्या किसी मेटल को कट कर सकते हैं या नहीं, किसको इजीली कट कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसे कट करना उतना ही मुश्किल रहेगा और जितने कम रहेंगे हम इजीली उसे कट कर सकते हैं। तो उसकी हार्डनेस जो डिपेंड करती है वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम दिखा सकते हैं। साथ में इसमें रहता है दैट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हमें पूछ ले दैट इज मेटालिक सॉलिड के लिए, तो हमें याद रखनी है कंडक्टिविटी ज्यादा दिखाता है और हार्डनेस भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ती रहती है। एग्जांपल
ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें दैट इज Fe ले सकते हैं, Cu ले सकते हैं, Ag ले सकते हैं, सारे मेटल्स की बात करें। तो फर्स्ट हमने देखा है दैट इज मेटालिक सॉलिड। अब बात करते हैं सेकंड, और सेकंड है हमारा सॉलिड दैट इज आयोनिक सॉलिड। तो सेकंड हम ले रहे हैं आयोनिक सॉलिड के लिए। आयोनिक सॉलिड की बात करें तो इनके अंदर कैटायन और एनायन, इन दोनों के बीच में हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मिल जाता है। तो हम यहां पे कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो इन दोनों के बीच में हमें मिल जाता है। जैसे मेटालिक के लिए हमें कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में मिल रहा था, और इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। तो हमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड जो है यहां पे मिल जाता है। अगर बात करें यहां पे NaCl ले लें तो NaCl में से हमें Na+ एंड Cl- मिल जाते हैं। दिस इज अवर कैटायन एंड दिस इज अवर एनायन, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन के कारण बॉन्डिंग होती है और उसे आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं, और ये वाले सॉलिड को हम कहते हैं दैट इज आयोनिक सॉलिड कहते हैं। आयोनिक सॉलिड की बात करें तो आयोनिक सॉलिड के अंदर प्रॉपर्टी जो रहती है वो होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। यहां पे याद रखना है सारे सॉलिड के अंदर अगर हमें सबसे ज्यादा पूछ ले मेल्टिंग पॉइंट तो वो आयोनिक के लिए रहता है, और एक्सेप्शन में याद रखना है अगर ग्रेफाइट और डायमंड में से पूछ ले तो डायमंड सबसे ज्यादा रहता है। तो एक ही एक्सेप्शन है और वो है डायमंड। कोवेलेंट सॉलिड के लिए हम बात करने वाले हैं अभी, लेकिन यहां कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले तो सबसे ज्यादा आयोनिक सॉलिड में हमें देता है। ये हार्ड होते हैं बट जल्दी से टूट जाते हैं, दैट इज ब्रिटल। आयोनिक सॉलिड के एग्जांपल की बात करें तो नॉर्मली हमें मिलता है ग्रुप 1 एंड 2। इस चैप्टर में जो हम देखने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम देखने वाले हैं NaCl जिसकी हम बात करेंगे, सीजियम क्लोराइड CaCl, ZnS में हम जिंक ब्लेंड और वुडसाइड 2 देखने वाले हैं, साथ में CaF2। तो ऐसे कई सारे हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर में, और वो है आयोनिक सॉलिड। तो बात की हमने आयोनिक सॉलिड। अब बात करते हैं हम कोवैलेंट सॉलिड के लिए। तो थर्ड है दैट इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिसके अंदर हमें 3D स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं जो 3D नेटवर्क रहता है। तो फर्स्ट 3D कोवैलेंट नेटवर्क। और इनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, और ये नेटवर्क बना रहे हैं, यानी कि एक के साथ एक ऐसे जुड़े हुए हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। अगर इसमें देखें तो इसके अंदर भी हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट मिल जाता है। एग्जाम्पल की बात करें नॉर्मली तो इसके अंदर एल्यूमिनियम नाइट्राइड आ सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड आ सकता है, सिलिका आ सकता है, दैट इज SiO2। साथ में कार्बन के अंदर हमने बात की थी दैट इज ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो इन दोनों के क्वेश्चन भी हमें पूछ सकता है, तो इसके लिए भी याद रखना है और डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इसके रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर फर्स्ट हमें पूछ सकता है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है। तो हाइब्रिडाइजेशन डायमंड के लिए दैट इज sp3, यहां पे रहता है दैट इज sp2। और यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं वो मैटर करता है। डायमंड के अंदर और ग्रेफाइट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी बात करें तो डायमंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके अंदर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए डायमंड कंडक्टिविटी शो नहीं करता है और इसका यूज होता है एज ए इंसुलेटर।
जबकि ये कंडक्टिविटी शो करता है, इसलिए इसका यूज होता है एज ए कंडक्टर। तो ये याद रखना है, एज ए इंसुलेटर दैट इज डायमंड एंड कंडक्टर दैट इज ग्रेफाइट। शेप की बात करें तो शेप भी याद रखना है, दैट इज टेट्राहेड्रल शेप में हमें मिल जाता है, जबकि दिस इज हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल शेप में हमें मिलता है। तो ये बात की हमने फॉर कोवेलेंट सॉलिड के लिए। और याद रखना है यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड के अंदर अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, एक ही एक्सेप्शन याद रखना है, दैट इज डायमंड। डायमंड सबसे ज्यादा रहता है, बाकी सारे किस्सों के लिए आयोनिक सॉलिड सबसे ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सॉलिड के लिए, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो फोर्थ नंबर है दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसके अंदर जो बॉन्डिंग या अट्रैक्शन रहती है वो वीक होती है। तो फर्स्ट हम कहेंगे दैट इज वीक अट्रैक्शन। और वीक अट्रैक्शन जो हमें मिलता है दैट इज वान डेर वाल्स। वान डेर वाल्स अट्रैक्शन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, जिसके अंदर दैट इज फर्स्ट दैट इज पोलर, सेकंड दैट इज नॉन पोलर एंड थर्ड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां में हम इन तीनों की पर्टिकुलर बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम वान डेर वाल्स की बात करें तो इन तीनों का उसमें हम पार्ट देख सकते हैं कि वान डेर वाल्स जो अट्रैक्शन होते हैं वो पोलर, नॉन पोलर और एच बॉन्डिंग तीनों तरह के हो सकते हैं। और ये तीनों जो हैं वो वीक अट्रैक्शन फोर्सेस है, और इसी कारण हम यहां पे कह सकते हैं दैट इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम इसका रहता है कि वीक अट्रैक्शन फोर्स है, वीक बॉन्डिंग है। यहां पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से रहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हमें मिलता है दैट इज P4 सॉलिड, S8 सॉलिड, आर्गन भी हमें मिल जाता है इन सॉलिड, आयोडीन हमें मिल जाता है इन सॉलिड, CO2 की बात करें इन सॉलिड, H2O वो भी हमें मिल जाता है इन सॉलिड, और बोरिक एसिड इन सॉलिड। ये सारे सॉलिड में मिल रहे हैं और इनके बीच में एक वान डेर वाल्स अट्रैक्शन जो है वो जनरेट होता है। वान डेर वाल्स अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अगर हमें पूछ ले तो याद रखना है कि ये मोलर मास पे डिपेंड होता है। मोलर मास जितना ज्यादा रहेगा उतना ही वान डेर वाल्स अट्रैक्शन जो है वो भी उतना ज्यादा रहेगा, और वो जितना ज्यादा हो गया वो सॉलिड में चला जाएगा। तो ये याद रखना है। एग्जाम्पल देखें तो हम देख सकते हैं, अगर I2 यहां पे हमें मिल रहा है दैट इज सॉलिड। हेलोजन ग्रुप की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो फर्स्ट ये जानना जरूरी है मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, जबकि कोवेलेंट के अंदर हम देखें तो एटम के बीच में होता है। यहां फ्लोरीन यानी कि F और F के बीच में नहीं होता है, F2 और F2, I2 और I2 के बीच में अट्रैक्शन जनरेट होता है। तो यहां पे फ्लोरीन एंड फ्लोरीन इन दोनों के बीच में, इसी प्रकार आयोडीन एंड आयोडीन के बीच में, तो इन दोनों के बीच में यहां पे अट्रैक्शन देखना होता है। ये जो अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है इसी को कहते हैं दैट इज वान डेर वाल्स। यही है वान डेर वाल्स अट्रैक्शन। लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन की बात करें तो F2 के अंदर मोलर मास जो रहता है वो कम रहता है, जबकि I2 की बात करें तो I2 के लिए मोलर मास जो हम देखें तो वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू F2। फ्लोरीन से नीचे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन में मोलर मास इतना बढ़ चुका होता है और इसी कारण ये सॉलिड स्टेट में चला जाता है। यहां पे ये भी याद रखना है इसलिए कि ये हमें गैस स्टेट में मिल जाता है, यानी गैसियस स्टेट में हमें मिलता है। Cl2 की बात करें तो वो भी हमें गैसियस स्टेट में मिलता है, जबकि ब्रोमीन की बात करें Br2 तो वो लिक्विड में मिल जाता है।
जैसे जैसे मोलर मास थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगता है तो स्टेट जो है वो सॉलिड की तरफ चला जाता है, और इसका रीजन है दैट इज वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस। और उसी कारण ब्रोमीन लिक्विड में मिल जाए, जबकि आयोडीन जिसमें मोलर मास बहुत बढ़ चुका होता है और इसी कारण वान डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ने के कारण वो सॉलिड में चला जाता है। तो हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये बात की है और मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है टाइप ऑफ सॉलिड, टोटल 4 टाइप के सॉलिड की हमने बात की है, और 4 टाइप के अंदर याद रखना है सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले दैट इज आयोनिक सॉलिड, और एक्सेप्शन में याद रखना है दैट इज डायमंड, वो पूछ सकते हैं फॉर कोवेलेंट सॉलिड के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम बात करेंगे लैटिस पॉइंट के लिए और यूनिट सेल के लिए और उसके टाइप के